आप सभी बच्चे कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि इस बार के जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें जो है बोहर मॉडल श्योर एंड सर्टेन पूछा जाएगा। तीन नंबर या 4 नंबर में बोहर परिकल्पना, बोहर सिद्धांत, बोहर मॉडल 101% पूछा जाएगा। इसको जानते रहिए। इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोहर परिकल्पना या बोहर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके बोहर ने जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोहर की परिकल्पना कहते हैं। बोहर सिद्धांत 3 स्टेपों में है, 3 स्टेप्स में है और मेरा प्रयास है मैं एकदम घुटा दूं, अभी से फुर्जी बना लो अगर ना याद हो रहा हो। पक्का इस बार एग्जाम में 3-4 नंबर का आएगा 100%। मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, इंपॉर्टेंट नहीं पेपर बता रहा हूँ, पक्का आएगा इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बोहर की परिकल्पना क्या है समझिए। वैज्ञानिक नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड द्वारा जो कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, उसको दूर करने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे बोहर की परिकल्पना या बोहर का सिद्धांत कहते हैं। बोहर ने कुल 3 बातें बताई जिनको बोहर की परिकल्पनाएं कहा जाता है, और तीनों बातें हम सभी को रटना है और अच्छे से रटना है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। ध्यान से देखिए जरा, दूसरी तो आधी लाइन की है, तीसरी थोड़ा लंबी है। प्रथम स्टेप इन्होंने क्या बताया, बोहर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक तर्क, एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे जो है बोहर का सिद्धांत या बोहर की परिकल्पना या बोहर मॉडल कहा जाता है। और ये कितने स्टेप में है? पहला जो इन्होंने बताया उसको सुनिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो बोहर ने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में, स्पेशल कक्षाओं में ही चक्कर कर पाते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उस कक्षा की संख्या, जिस कक्षा में चक्कर कर रहे हो, का h/2 पाई गुना हो, h/2 पाई गुना हो। मतलब अगर जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसी कक्षा के संख्या के h/2 पाई गुना होगा तभी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर कर पाएगा। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे से लिखा जाता है, जे बराबर आई ओमेगा होता है। कोणीय संवेग क्या होता है? जे बराबर आई ओमेगा। तो जब इसको हल करते हैं तो MBR इनका कोणीय संवेग आता है। एक और परिभाषा होती है कोणीय संवेग की, संवेग आघूर्णों का योग कोणीय संवेग कहलाता है। तो संवेग आघूर्ण, संवेग M इंटू B होता है, आघूर्ण बल R से गुणा कर दो। जैसे बल आघूर्ण बल गुणे R, जड़त्व आघूर्ण जड़त्व गुणे R, तो वैसे संवेग आघूर्ण क्या होता है? MB इंटू R। तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? MBR। और अगर कक्षा संख्या L हो, Lवी कक्षा हो, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? NH/2 पाई। अब यहां से हम बोलेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर कर पाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग MBR का मान कक्षा संख्या L के h/2 पाई गुना होता है। नहीं समझ में आई? अगर इलेक्ट्रॉन
पहली कक्षा में चक्कर करना चाहे तो पहली कक्षा में वो तभी चक्कर कर सकता है जबकि उसका कोणीय संवेग 1 h/2 पाई हो। दूसरी कक्षा में वो तभी चक्कर कर सकता है जबकि जो है उसका कोणीय संवेग 2 h/2 पाई हो। तीसरी कक्षा में वो तभी चक्कर कर पाएगा जबकि उसका कोणीय संवेग 3 h/2 पाई हो। पांचवी कक्षा में वो तभी चक्कर कर पाएगा जबकि उसका कोणीय संवेग 5 h/2 पाई हो। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका हम कोणीय संवेग कैलकुलेट करें और हमने देखा कि उसका कोणीय संवेग 10 h/2 पाई आया, तो हम ये जान गए कि वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में चक्कर नहीं कर पाएगा बल्कि वो 10वीं कक्षा में चक्कर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोणीय संवेग 10 h/2 पाई है। तो h/2 पाई एक गुणक संख्या है और यल यहाँ कक्षा संख्या है। जिस कक्षा संख्या में h/2 पाई से गुणा करने पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आ जाए, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर कर पाएगा और किसी कक्षा में चक्कर नहीं कर पाएगा। तो ये इतना लंबा अंतराली बजाय शॉर्टकट पे हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर कर सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग Br का मान अगर L/2 पाई हो तो इलेक्ट्रॉन 11वीं कक्षा में चक्कर कर पाएगा। 20वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर कर पाएगा जबकि उसका कोणीय संवेग 20 h/2 पाई हो। दूसरी कक्षा तभी चक्कर कर पाएगा जबकि उसका कोणीय संवेग 2 h/2 पाई हो। समझ में आ गया? तो ये पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर कर पाते हैं या चक्कर करते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L/2 पाई है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 11वीं कक्षा में चक्कर कर सकता है। तो किसी भी कक्षा में चक्कर करने के लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई गुना होना चाहिए उस कक्षा संख्या के। इधर क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर कर पाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई गुना होता है कक्षा संख्या का। इधर क्लियर? दूसरी बात, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर कर पाते हैं, माने जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई होता है वे कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती है। भले वो कक्षाएं समाप्त नहीं होगी, फिक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन का चक्कर हो पाएगा। तो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर कर पाते हैं वे कक्षाएं क्या कहलाती है? स्थायी कक्षाएं। माने ये कक्षाएं जो है स्थायी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन केवल स्थायी कक्षाओं में ही चक्कर करते हैं। तो दूसरी बात है कि स्थायी कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। इधर क्लियर? स्थायी कक्षाओं में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता। ये दूसरी परिकल्पना थी। पहली परिकल्पना सिद्धार्थ जी एक बार और, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर कर पाते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना होता है और इन कक्षाओं को या ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा जाता है। दूसरा स्टेप क्या बताए कि स्थायी कक्षाओं में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तीसरी बात, बोहर सिद्धांत का तीसरा स्टेप जान लीजिए। तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है और तीसरा स्टेप यहाँ तो समझ लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर में अवशोषण और उत्सर्जन दो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो तीसरी बात समझिए और उसके बाद हमारी तरफ बोलिएगा हमारे साथ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर कर रहे हैं। इधर क्लियर? अगर परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिले, यदि किसी परमाणु पर बाहर से ऊर्जा आपतित हो तो उस ऊर्जा को किसी कक्षा में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा और उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चक्कर कर रहा है, कोई चौथी में, कोई पांचवी में। तीसरी कक्षा चक्कर करने वाला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में हमारी उसकी ऊर्जा कम है, चौथी कक्षा चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है और पांचवी कक्षा चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और ज्यादा है। अब अगर जब परमाणु पर ऊर्जा आपतित हुई तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित। तो अगर सोचो थोड़ी सी, तब फिर उसके बाद ये बनाओ कि जो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा चक्कर कर रहा है
जब वो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करेगा और शोषित करेगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि नहीं, और जब उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो अपनी कक्षा छोड़ के उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाएगा। ऊर्जा बढ़ी तो भाई पहले जो रहा है गाँव में रहत रहे, कम कमाई होत रही, खर्चा चला लेते रहे, और एक्स्ट्रा पैसा आ गया सऊदी से, ज़्यादा पैसा पा गया, कमाई ला गया, ज़्यादा हो गया तो पक्का खाते अरे प्रतापगढ़ शहर में मकान बनवाओ, तो आगे चला जाए उच्च ऊर्जा स्तर में। तो जब जो है किसी कक्षा में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन परमाणु पर ऊर्जा आपतित होने से ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो अपनी कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है। लेकिन बच्चों रहत गांव देश में न तो हिंदी सिंधी जानत रहा और ऊंचे परिवार में गया, अमेरिका चला गया तो वह सब अंग्रेजी बोलते हुआ, अलग अलग स्वभाव प्रकृति क्या है तो तोहार पटबन करके उसे अरे अरे ही बढ़िया सब गाँव में रहे हुआ छोड़ के भाग गया काबा भी गया था बेकार है ये लाए रहा कहा है। तो हुआ से जो ना जब अपने घरे लौटा चाहते तो लौट तबे पाऊ गया जबकि तोहार ऊर्जा कहाँ रहा है, कम रहा है, क्योंकि तो कम ऊर्जा स्तर में आओ एक बार और तोहार ऊर्जा बढ़ गए बा तबे तो बहरे वो उच्च ऊर्जा वाले चला गया। तो कहा भाई हम अपन ऊर्जा फेंक दी, ऊर्जा बाहर गई और तब उसके बाद उच्च ऊर्जा से कहवा आ जाई निम्न ऊर्जा में, तो ऊर्जा उत्सर्जित करे पड़े उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा आवे आवे कि नहीं करा है। और जब ऊर्जा उत्सर्जित करना कौले रूप में उत्सर्जित करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में या फोटाल ऊर्जा के रूप में, और उत्सर्जित करके फिर अपने कक्षा में चला गया। तो यहाँ समझो जरा हमारी बात को, और फिर उसके बाद आप लिए बनाना। जब बाहर से परमाणु पर ऊर्जा आपतित होती है तो किसी निम्न ऊर्जा स्तर में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को प्राप्त करके, इस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में पहुंच जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में पहुंच जाता है तो वहां अल्प समय 10⁻⁷ सेकंड तक रुक कर पुनः अपनी ऊर्जा को फोटान ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करते हुए निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में जाता है, लेकिन बहुत देर रुकता नहीं, केवल झांके जाता है, भाग गया और तुरंत है। कितनी देर तक के लिए जाता है? 10⁻⁷ सेकंड, माने बहुत अल्प समय, केवल जाता तुरंत लौट गया होता है। तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ लौटेगा ना। यही 3 बातें बोहर परिकल्पना या बोहर सिद्धांत है। मेरे ख्याल से हम समझा ज्यादा दे रहे हैं इसलिए आपको लंबा लग रहा है, तो एक बार फिर से बता रहे हैं, सुन लीजिए, आप शॉर्टकट में बताएंगे। प्रत्येक, पहली परिकल्पना है, ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिन कक्षाओं के लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या L के या चपाल 2π गुना हो, अर्थात कोणीय संवेग MBR बराबर या चपाल 2π हो। ऐसी कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती है, पहली परिकल्पना। दूसरा, स्थायी कक्षाओं में चक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होता। तीसरा, बाहर से परमाणु पर जब ऊर्जा आपतित होती है तो निम्न ऊर्जा स्तर में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, वह उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में 10⁻⁷ सेकंड तक जा करके पुनः अपनी ऊर्जा को फोटान ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करते हुए निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में लौट आता है। इधर क्लियर? ये तीसरी परिकल्पना है और यही 1 2 3 हाइड्रोजन की बोहर की 3 परिकल्पनाएं हैं। तो बच्चों ये बोहर की परिकल्पनाएं हैं, आपको याद कर डालिए, बाकी तो मेरा काम समझाना है, समझा ही दिए। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिन कक्षा के लिए उनका कोणीय संवेग या चपाट 2π कक्षा संख्या के गुना हो, अर्थात MBR बराबर या चपाट 2π होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन LV कक्षा में चक्कर करता हो। ऐसी कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती है। बोहर के दूसरे परिकल्पना के अनुसार स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर के दौरान ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता। तीसरी परिकल्पना कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और 10⁻⁷ समय तक रुककर अपनी ऊर्जा को पुनः उत्सर्जित करते हुए उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है।
डेल्टा ई बराबर एच अपान लैम्डा, यही होगा। डेल्टा ई मतलब उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं का अंतर। यह 3 परिकल्पनाएं हैं, बोहर सिद्धांत में यही है। आप लोग बेटा छोटी कक्षाओं में